अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। तो आपकी तरह मैं गोबर को चमनप्राश पी रहा हूं। सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी? पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बकार, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। म्यूजिक ठीक है। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण और याद आता है कि मित्रों, मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कम हो जाए। किसानों ने तो बढ़ा दिया, 25 मिलियन टन से 36 मिलियन टन कर दिया। फिर मोदी जी 11 मिलियन टन से आप बताइए 14 मिलियन टन क्यों हो गया ऑयल का इंपोर्ट? कौन धन्ना सेठ कूदे कि ऑयल के दाम में एकदम 200 रुपए के आसपास पहुंच गया? ये देश को आपको बताना चाहिए। आपने जितने प्रोमिसेस किए, संदीप चौधरी जी, गंभीर बात यह है कि मोदी सरकार ने इफिशिएंटली काम नहीं किया और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी उसको गलत जीएसटी और नोटबंदी जैसे काले कानून से तबाह कर दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले तो आप सभी को भी नया साल मुबारक हो। और नए साल में महंगाई और बेरोजगारी, क्या ये दो बड़ी समस्याएं हैं, मुंह बाय खड़ी हैं और इन पर हमें कोई हल निकालना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए? संदीप जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों, मेरे को पैनलिस्ट को नया साल की शुभकामनाएं। देखिए संदीप जी, हमारे पैनल में सभी वो लोग हैं जो अर्थशास्त्र बहुत अच्छी समझते हैं। जिस चश्मे से आपने सारा कुछ देख करके और एक एनालिसिस किया, दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिसको आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते उस चश्मे से, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हैं। लेकिन जहां तक सरकार का, देखिए, जो भी ऐसी कोई भी चुनौती जो आम जनता या हम नागरिक को तकलीफ देती हो, वो प्राथमिकता हो। नरेंद्र भाई, आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपका ऑडियो कट कर आ रहा है, न जाने क्यों। हमारी टीम ने मुकम्मल तौर पर ऑडियो थ्रू नहीं कराया, तो मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं ताकि आपका ऑडियो ठीक हो सके। प्रोफेसर अरुण कुमार, ये दो बड़ी चुनौतियां हैं 2023 की, महंगाई और रोजगार। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा और आपने सही आंकड़े भी दिए। तो जो इन्फ्लेशन का रेट होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि जब वो कम होता है तो दाम गिरने लगते हैं। ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ तो अब जो दाम गिर रहे होंगे, पर ये आप समझिए कि जैसे इन्फ्लेशन रेट अगर 10% है तो इसका मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो अब 110 की हो गई। अब अगले साल अगर 5% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम 105 हो गया, दाम 115.5 हो गया। तो यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम होने से दाम नहीं कम होते हैं। और हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र से 94% लोग काम करते हैं, उनको कोई इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। तो जब दाम बढ़ते रहते हैं तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। और अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, वो भी यही बात कह रही है कि परचेजिंग पावर 2019 के बाद कम हो गई है, खासकर असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि 94% लोगों के ऊपर असर पड़ा।
उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी। जैसे आपने बताया कि रोजगार भी कम हुआ, और रोजगार की बात तो ये है कि 190 मिलियन यानी 19 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है। यानी कि जो हमारे जो बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं वो आते हैं कि कितना हमारा लेबर फोर्स है। तो अगर 450 मिलियन यानी 45 करोड़ का जो लेबर फोर्स है, तो उसमें अगर 7 या 8% लोग हैं जो काम नहीं मिल रहा है, तो करीब 2.5 करोड़ हो गए। लेकिन उसके ऊपर 19 करोड़ हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि काम मिल ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की है रोजगार बेरोजगारी पे, तो उसमें बताया कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोगों के पास तो पूरा काम है, लेकिन 278 यानी 27.8 करोड़ उनके पास पूरा काम नहीं है। तो वो परिवार के ऊपर एक जो बर्डन हो जाता है, परिवार को उनके लिए जो पैसा कमाना पड़ता है, तो उससे गरीबी बढ़ जाती है। तो यानी कि कुल मिला के बेरोजगारी और जो ये दाम बढ़ना है, इन दोनों की वजह से गरीबी बढ़ती है और समस्या मुश्किल में आ जाती है। जो अभी नरेंद्र तनेजा कह रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार की महंगाई पूरी एक विश्वव्यापी समस्या है, इकलौता भारत ही इसे नहीं झेल रहा है। तो जब हम बाकी देशों से तुलना करने लगते हैं, वो कितनी सार्थक होती है कि भाई बाकी देशों में भी ये हाल है। यहां पर तो जो गरीबी का आलम है, अगर हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज देना हमें पड़ रहा है, तो महंगाई की मार दूसरों देशों के मुकाबले हम कहने लगे, कंपेयर करने लगे, इज दैट अ फेयर कंपैरिजन? जी नहीं, वो फेयर कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्नत देश हैं वहां पे ज्यादातर लोग संगठित क्षेत्र में होते हैं, तो जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है। हमारे यहाँ क्योंकि 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, तो उनके यहाँ 8% इन्फ्लेशन भी वो झेल लेते हैं। हमारे यहाँ 4% इन्फ्लेशन भी मुश्किल हो जाता है असंगठित क्षेत्र के लिए। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी अलग तरह की है। आपने देखा पैंडेमिक के दौरान जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे वो पलायन किया उन्होंने शहरों से गांव की तरफ। इतना बड़ा पलायन आपने और किसी देश में नहीं देखा, किसी और बड़े देश में नहीं देखा कि वहां पे पलायन किया हो। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल पे 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, वो उसमें से 94% लोग बता रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। अब अगर आप वर्ल्ड बैंक की जब पॉवर्टी लाइन देखें तो अब उन्होंने $1.9 से $2.15 कर दी है। तो यानी कि 176 रुपए पीपीपी के टर्म्स में जब पॉवर्टी लाइन हुई, यानी कि 13,050 रुपए उनकी पॉवर्टी लाइन हुई पीपीपी के टर्म्स में। तो हमारे यहाँ तो 94% लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो यानी कि 94% लोग एक तरह से गरीबी की रेखा के नीचे हैं। बस मान लीजिए कि हमारे यहाँ काले धन की अर्थव्यवस्था है, उसके चलते हुए कुछ लोगों की अतिरिक्त भी है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है जब गेहूं के दाम। और जब ये आंकड़ों की बात करते हैं, आपने थोड़ा सा इशारा भी किया, जब आंकड़े होते हैं, अब वो चाहे गैस सिलेंडर भाई 1,053 रुपए है ना, पेट्रोल 120 रुपए हमने दाम दिए, डीजल के 110 दिया, वो 95, 96, 98 के करीब है। तो ये हम बस कंफर्ट इस बात का ले रहे हैं कि जी हाँ, थोड़े से पहले के मुकाबले दाम कम हो गए, पर दाम तो अभी भी हमें मार दे रहे हैं ना। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, अब ये बढ़ती हुई कीमतें नहीं हैं। नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन रेट के कम होने का मतलब ये नहीं कि दाम कम हो रहे हैं, दाम तो बढ़ ही रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक बस है, आप बस में जा रहे हैं, बस स्टैंड की तरफ जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन बढ़ तो आगे रही है। तो उसका असर तो यही है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 5% भी है तो दाम तो बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 100 से 110 हुआ, और अगले साल अगर 5% इन्फ्लेशन हुआ तो वो 115 हो गया, वो 105 नहीं हुआ। तो 115 और उतनी जो बीच में तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, तो जब उसकी जब मार बराबर पड़ती रहती है, इसलिए हमारे यहाँ 5% इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। और 8% नरेंद्र तनेजा, महंगाई ठीक है, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, पर यहां पर मार ज्यादा पड़ रही है और ये मार अभी थम नहीं रही है। ये आंकड़े भाई बता दे जी, 7% से अब आ गए हम 6% से नीचे, महंगाई तो बढ़ ही रही है। नहीं संदीप जी, मैं अरुण कुमार जी को सुन रहा था। दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये इनके पैमाने से देखें, इनकी नजर से और इनके उससे, तो सभी जगह बुरी हालत है पूरे विश्व के अंदर, और हमेशा ही रही है ना। देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसी चीज है, अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है, और प्रोफेसर अरुण कुमार को दे दीजिए, सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, सब पूरी दुनिया में बुरी हालत है। देखिए, प्रश्न इस बात का होता है, हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है। आप ये देखिए कि जब से, ऐसा नहीं है कि हम सरकार में आए
तब से कोई चुनौतियां बन गई। उससे पहले तो भारत में जो है, भारत विकसित देश था, हमने आके उसे विकासशील बना दिया। प्रोफेसर अनूप कुमार के हिसाब से ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, पहले विकसित नहीं था। चुनौतियां जो देखिए, अभी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे दुनिया के अंदर फूड प्राइस पूरे वर्ल्ड में क्या हालत है, अच्छी तरीके से आप सबके दर्शक जानते हैं। बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ईंधन बहुत बड़ी चुनौती है। आपने ये कहा कि भाई कच्चे तेल के दाम जो हैं वो कल घट गए हैं या पिछले 4 दिन में घटे हैं, तो यहाँ तो अभी तक नहीं घटे। अरे साहब, वो पूरा 29 दिन का साइकिल होता है। कच्चे तेल से थोड़ी ना गाड़ी चलेगी। वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं, वहां से अनुबंध होंगे, वो बात समुद्री जहाज से आएगा, वो रिफाइंड आएगा, वो पेट्रोल पंप पे आएगा। पूरे 29 दिन का साइकिल है। ऐसा तो नहीं है कि आज रिटेल। देखिए, आप तो ऑयल एक्सपर्ट हैं, फॉरमोस्ट ऑयल एक्सपर्ट हैं नरेंद्र भाई देश में। महीना भर हो गया है, 72 से 75 के बीच में झूल रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके दर्शकों को सलाह दूंगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपका ये तथ्य सही नहीं है। अच्छा, आप बताइए ना। नहीं, अच्छा। क्योंकि अब आप आंकड़े को चैलेंज कर रहे हैं। आज के दाम क्या हैं क्रूड के? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि $70 पर बैरल ब्रेंट की कीमत 1 महीने से चल रही है, पिछले 1 महीने, अरे साहब अभी तो 86 पर लड़ रहा था। अभी 10 दिन पहले तो $86 पर बैरल था। आज की तारीख में भी 70। मीडियन प्राइस अगर दिसंबर का निकालें, 74 से $76 पर आएगा कि नहीं आएगा नरेंद्र? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आप एवरेज निकालते हैं आकर के, अगर दिसंबर महीना का निकालते हैं, तो वो आएगा $84 पर बैरल, $84 पर बैरल पे आएगा। इंडियन बास्केट पे अगर आप निकालेंगे तो $79 पर बैरल पे आएगा इंडियन बास्केट, क्योंकि हमारा $3 के आसपास हमेशा कम होता है जिस हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो ईंधन आपने अभी जैसे अभी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि वो कॉमर्शियल गैस हो या डोमेस्टिक गैस हो, गैस तो वही है, एलपीजी है दोनों। वो नीला सिलेंडर होता है, वो लाल होता है। गैस वही एलपीजी है, दोनों में वो पेट्रोलियम गैस ही होती है। अच्छा, दूसरा संदीप जी, देखिए, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्टिलाइजर की कीमतें ऊपर जा रही हैं और हम भारी मात्रा में फर्टिलाइजर आयात करते हैं। देश में भी जो बनाते हैं उसके लिए गैस हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। कमोडिटीज की पूरे वर्ल्ड में वो जा रही है। देखिए, जहां तक हमारी सरकार है, आप ये देखिए कि सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी हालत के अंदर आम आदमी की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे जो है बैलेंस करके चला जाए, बैलेंस करके। जहां पे देखिए, आपने देखा कई चीजों की कीमतें कम आई हैं, कई राज्यों के अंदर कीमत जो इन्फ्लेशन जो है वो उसकी दर जो है ज्यादा है, कईयों में कम है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री आप रोज टीवी पे आके कहते हैं, आप मेरे यहाँ आकर के देखिए, मेरे यहाँ तो कोई महंगाई नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि इसीलिए जब भी हम बात करते हैं, हमको साथ में ये भी देखना है। दूसरी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनौतियां चल रही हैं उसके बावजूद जो मैनेजमेंट है अर्थव्यवस्था का, और आम आदमी को ये देखना है कि अगर एक आइटम महंगा हो गया है तो दूसरा उसको कैसी राहत दी जा सके, जिसकी उसका जो बजट है, जो परिवार का बजट है, वो संतुलित रह सके। ये एक मैनेजमेंट होता है। कई चीजें ऐसी जो हमारे काबू में नहीं है। आपने एलपीजी का जिक्र किया। एलपीजी हमने सबसे बड़ा काम क्या, आप कह सकते हैं आपने अपराध कर दिया है कि हम घर घर एलपीजी ले गए। हमने पहले तो ऐसा नहीं था, हम ले गए घर घर एलपीजी। एलपीजी ज्यादा बड़ी मात्रा में आयात। खाली सिलेंडर पड़े रहते हैं नरेंद्र भाई। अब हाँ, आपने ये कहा कि जितनी जगह हम ले गए हैं वहां खाली पड़े हैं, या आपका तथ्य माफ कीजिएगा गलत है। आपके दर्शक जानते हैं जिसको जितनी जरूरत है। मान लिया कुछ लोग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि साल में 3 ही सिलेंडर ले रहे हैं या 4 ही ले रहे हैं, और 3 सिलेंडर में चल जाता है एक 5 आदमियों के परिवार का काम पूरे साल में। नहीं, उसी में 1 करोड़ का डिप आया ना, 1 करोड़ 5 करोड़ 99 लाख था, वो 4 करोड़ 99 लाख आ गया। 1 करोड़ लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया, 1.25 करोड़ लोगों ने एक बार भरवाया। ये सरकार के आंकड़े। आप सुन लीजिए। एलपीजी का इतिहास है। एलपीजी का इतिहास है। जब भारत में पहली बार एलपीजी घर घर लेके जाया गया तो इतना सस्ता दिया जाता था। क्यों सस्ता दिया? गवर्नमेंट है लगभग 90% सब्सिडी थी। किस लिए? सरकार चाहती थी कि लोग एलपीजी का प्रयोग करें। एलपीजी कल्चर जिस देश में भी आया, पूरे विश्व का उठा के देख लीजिए आप, उसमें एलपीजी अगर आपके घर में सिलेंडर आया है, इससे पहले कि वो आप उसकी आदत बने, उसका ज्यादा करो, उसमें समय लगता है। इवन जो शहरों में बंबई और दिल्ली वाले लोगों को एलपीजी एक्सेप्ट करने में 10 साल लगे थे। 10 साल नहीं लेते थे लोग पहले। अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता था। कई दफे उनकी और कंसर्न थी, सेफ्टी को लेकर तमाम कंसर्न थी। तो मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के चक्कर में 440 रुपए का सिलेंडर जो 2014 में मिलता था वो 1053 का हो गया। आप तो सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे सड़कों पर। संदीप जी सुनिए,
जो एलपीजी, मैंने जैसे आपको कहा कि एलपीजी जो है वो हैवीली हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम पूरे देश में एलपीजी लेकर के गए हैं तो जाहिर है इंपोर्ट की जो मात्रा बढ़ गई और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से कीमतें भी बढ़ गई। और उसके साथ में हमने ये देखा कि उसका जो साथ में हमने ये देखना, लोगों के हर घर में पहुंचाना, हर हिसाब से करना, कंपनियों के ऊपर भी बोझ हमने डाला इसलिए कि देश में पहुंचे। इसके लिए एक चीज देखिए, कोई भी चीज जैसे मैंने कहा, आप एक चीज को पकड़ लें, बाकी को इग्नोर करें। अर्थशास्त्र बड़ी खूबसूरत एक किस्म की टोपी है, आप एक तरफ से पकड़ लें और नहीं, और बहुत पहलू हैं, अभी मैं एक एक करके चरणबद्ध तरीके से वो लेकर आऊंगा। पर जो आप ये पॉइंट कह रहे हैं अभय दुबे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हम बहुत सी चीजें निर्यात करते हैं, इंपोर्ट बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, खास तेल की ही बात कर ली जाए, फर्टिलाइजर्स की भी बात है, दवाई भी ले लीजिए, कॉपर है और सारी चीजें हैं। हम बाहर से अगर मंगाते हैं, अगर वहां कीमतें बढ़ रही हैं तो हम अछूते कैसे रह सकते हैं? संदीप चौधरी जी, आप बिल्कुल सही शुरुआत की कि वो नारे सब के सब याद आते हैं 2014 वाले में। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा लगता है सारे के सारे नारे इस सत्ता ने अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किए। क्या कहा था 2017 में? धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट करके कहा कि विश्व में पहला देश है जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहा है। उनसे पूछा कि क्या है साहब, ट्वीट में किसी महिला ने पूछा कि क्या है ये आपकी योजना? उन्होंने कहा रोज दाम तो तय करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधा का सीधा वो हस्तांतरित कर दिए जाएंगे देश की जनता को दाम करके, पेट्रोल और डीजल के। और अगर दाम बढ़ते भी हैं तो उसका बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ पाएगा। अब आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 78.03 इस दिसंबर में जो क्रूड ऑयल के प्राइस एवरेज हैं वो 73 है, जो अप्रैल में $102 तक पहुंच गए थे। वो कम होते होते देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको इसका कोई लाभ मिला? मोदी सरकार 2014-15 में जो देश की जनता पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर लगा करके एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड वगैरह सबसे अर्जित करती थी 1,72,065 करोड़ रुपए। वो चौंकिएगा मत, इसके 21-22 में जो उन्होंने अर्जित किया है वो 4,92,303 करोड़ रुपए। टोटल अब तक का 33 लाख करोड़ रुपए इस 2022 का जब अंत होगा, अप्रैल का जो महीना गिना जाएगा, उसमें 33 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला इन्होंने। गैस के सिलेंडर पर प्रकाश डाला, अभी की 400 से 1100 रुपए हो गया कमर्शियल सिलेंडर। आज फिर प्रचंड महंगाई की मार आज से फिर प्रारंभ कर दी इस नए वर्ष में। सऊदी अरामको में एलपीजी के प्राइस, जो हाइड्रोकार्बन से एलपीजी के, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मेन कंपोनेंट है, उस ब्यूटेन प्रोपेन का आज है $650 पर मेट्रिक टन। वो अप्रैल में कितना था? तो प्रोपेन था 940 और ब्यूटेन था $960 पर मेट्रिक टन। क्या देश की जनता, ये जो दाम लगभग आधे हो गए गैस के, आपको इसका कोई लाभ मिला? सीएनजी जो 39 रुपए हुआ करता था 2014 में, 82 रुपीज तक पहुंच गया। मोदी जी का एक और डेडलाइन थी, आज कल से बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2022 के जो कमिटमेंट थे मोदी जी के, किसानों की आमदनी मैं दोगुनी कर दूंगा, 100% लोगों को घर दे दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। उसमें एक प्रॉमिस और था कि 10% तक हम क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम कर लेंगे 2022 तक, और जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है वो हम बढ़ा लेंगे। तो सुर्खियां क्या कहती है? कि जो सुर्खियां हैं वो मैंने उसको निकाल कर रखा कि सुर्खियां क्या कह रही। इंडिया डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्लिप्स टू 28 ईयर लो इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 28 साल के अपने निचले स्तर पर आ गया प्रोडक्शन। एक मिनट, क्योंकि हमारे साथ, एक मिनट अभय भाई, आपने कई आंकड़े बताए। नरेंद्र तनेजा ऑयल एक्सपर्ट भी हैं, इंटरवीन करना चाह रहे हैं, क्विक इंटरवेंशन। नरेंद्र, देखिए संदीप जी, मैं सुन रहा हूं जो आंकड़े ये सऊदी अरामको के दे रहे हैं, ये उनके डोमेस्टिक आंकड़े हैं। ये सऊदी अरामको से इनके तो बड़े संबंध है, सऊदी अरब से इस दाम पे हमको दिलवा दें। मैं आपके चैनल पे चुनौती दे रहा हूं, कांग्रेस के बड़े अच्छे संबंध हैं, इनके कई मंत्री, पूर्व मंत्री, ये हमको दिलवा दें इस दाम पे, जिस दाम की ये चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, प्रश्न इस बात का होता है कि जो सस्ते दाम पर हमें रूस से तो कच्चा तेल मिल रहा है ना, सरकार हमें ये बता रही है। नहीं, सस्ता मिल रहा है तो हमारा सस्ता क्यों नहीं हो रहा? नहीं, तभी ये दाम रखे जा रहे हैं संदीप जी, क्योंकि रूस से
हम जो है डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे हैं, हालांकि दुनिया की तमाम हमको क्रिटिसिज्म उसके लिए फेस करना है, लेकिन उसके बावजूद हम ले रहे हैं। देखिए दूसरी बात, हमारे मित्र का अभय जी ने ये बात करी कि साहब आए हैं इन्होंने, देखिए प्रश्न होता है कि जब हम आए थे, आपको भी याद दिला दूं मैं, जब हम आए थे तो कितने लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर था, उसका फुटप्रिंट क्या था और आज क्या है? ईमानदारी से अभय जी आंकड़े देख लीजिए, आप आंकड़े अच्छी तरह देखना चाहते हैं। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़नी थी, 28 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। हमारी डिपेंडेंस कम करनी थी 10% तक, क्या हुआ उसका? बहुत अच्छा प्रश्न किया और अभय जी ने भी इसकी बात करी। आज जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदने जाते हैं, उसमें 10% हम इथेनॉल मिला रहे हैं। इस तरीके से हमने अपनी डिपेंडेंस जो इंपोर्ट पे कम करा, इथेनॉल मिला, आज 10% है। आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल में 10% है हमारा टारगेट। इथेनॉल मिलाना दूसरा तरीका हो गया, हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी बढ़ाई। अगर हम इथेनॉल नहीं मिलाते संदीप, नहीं वो मान लिया, फेयर पॉइंट। सवाल सीधा है, अपना उत्पादन हमने कितना बढ़ाया? या 28 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया? अच्छा, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो लोग पेट्रोलियम सेक्टर को जानते हैं वो समझेंगे इस बात को। एक तेल का कुआं जब आइडेंटिफाई किया जाता है और इससे पहले कि उसका उत्पादन शुरू हो, अगर वो ऑनलैंड है तो 6 साल, अगर समंदर में है तो 9 साल। आज जो भी तेल का सरकार ने टाइमलाइन रखी थी ना नरेंद्र भाई, 2022 तक 10% बढ़ा देंगे। सुनिए संदीप जी, सुन लीजिए, आपके दर्शक इंटरेस्टेड होंगे जानने में। अगर ऑनशोर वेल है, ऑनशोर में आप तेल निकाल रहे हैं तो 6 साल और गहरे समंदर में 8 से 9 साल। आज जो भी तेल का उत्पादन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये वो उन कारणों से हो रहा है जो कारण हमारे आने के से पहले थे। ठीक है, पर वादा भी एक किया गया था, उसकी ओर इशारा कर रहे थे। अबे दुबे, अपनी बात पूरी कीजिए, अभी 3 मेहमान कुछ नहीं बोले। हाँ बिल्कुल संदीप जी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में करता हूँ इसको। प्रधानमंत्री जी का एक और भाषण मुझे याद आया, जो इन्होंने, मैंने रेट जो बताए ना सऊदी अरामको के, वो कंपैरेटिव रेट्स हैं। वो 120 रुपए अगर बताएं, अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वहां भी बढ़े हुए रहेंगे, और आज इधर कम हुए तो वो भी कम हुए, तो वो कंपैरेटिव रेट्स हैं जो मैंने दिए, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण और याद आता है कि मित्रों, मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है ऑयल का वो कम हो जाए। किसानों ने तो बढ़ा दिया, 25 मिलियन टन से 36 मिलियन टन कर दिया। फिर मोदी जी 11 मिलियन टन से, आप बताइए 14 मिलियन टन क्यों हो गया ऑयल का इम्पोर्ट? कौन धन्ना सेठ कूदे कि ऑयल के दाम में एकदम 200 रुपए के आसपास पहुंच गया? ये देश को आपको बताना चाहिए। आपने जितने प्रोमिसेस किए, संदीप चौधरी जी, गंभीर बात यह है कि मोदी सरकार ने इफिशिएंटली काम नहीं किया, और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी उसको गलत जीएसटी और नोटबंदी जैसे काले कानून से तबाह कर दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई दर अब 6% से नीचे आ गई है ना। जो सरकार कोशिशें कर रही है, आरबीआई ने जो इंटरवेंशंस की, उसका कुछ तो असर दिखाई दे रहा है कि नहीं? संदीप चौधरी जी, आम जनता को क्या प्रभाव पड़ता है, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आपने डिबेट शो किया था, मोदी जी से हम आग्रह कर रहे थे कि जो आपने पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें 75% चावल कर दिया, 25% गेहूं कर दिया। संदीप चौधरी जी ने शो किया था, उसमें कहा था कि 200-250 रुपए गेहूं के दाम बढ़ा करके प्रिक्योर कीजिए। आपने 187 मिलियन टन प्रिक्योर किया, जो 33 मिलियन टन पिछले साल था। खामियाजा क्या हुआ? एक अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट छापी कि गरीब लोगों को जो चावल मिला वो सस्ते दाम में बाजार में बेचकर महंगा आटा बाजार से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि चावल की रोटी नहीं खा सकते। मोदी सरकार ने नीतिगत रूप से जो असफलता है, ये महंगाई का, आप डेटा छोड़ दीजिए कि 5% हो गई, 4%, बाजार में जाकर पूछिए गरीबों का क्या हाल है, उनको किस दाम में मिल रही है। ठीक है, अभी महंगाई का एक और आयाम, थोड़ा ये कई बार तेल और खाने पीने की चीज़ों तक ही महदूद रह जाता है, और विजय सरदाना से बेहतर एक्सपर्ट कोई नहीं होगा इस मामले पर अपना विश्लेषण करने के लिए। देखिए, मैंने सोने और चांदी के दाम बताए विजय भाई। सोना तो खैर इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, चांदी 62,035 रुपए से बढ़कर 68,520 रुपए हो गई है। इसके इंडस्ट्रियल यूज भी होते हैं, कॉपर भी है, तांबा भी है, सीमेंट, रोड़ी, बजरी। अब मैं थोड़ा रियल एस्टेट की तरफ आ जाता हूं, इसमें रोजगार को भी जोड़ देता हूं। रियल एस्टेट रोजगार प्रोवाइड करने का एक बड़ा सेक्टर है। वहां आज की तारीख में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो बिल्डर का संकट चल रहा है ना दिल्ली एनसीआर में, बिल्डर में जी आपने अपनी सपनों का फ्लैट, सपनों का घर बुक करा दिया, मिल ही नहीं रहा।
वो आपने 60 लाख में बुक कराया, बिल्डर ने अपना गणित फैलाया था कि मैं 45 लाख में बना लूंगा, 10-15 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आज की तारीख में वो 60 लाख वाले फ्लैट को बनाने में ही 70 लाख रुपए लग रहे हैं। बिल्डर देगा कैसे? क्या यही हो रहा है? ये इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और इसका असर हम पर सीधे नहीं, इनडायरेक्टली ऐसा पड़ रहा है, हमें समझ भी नहीं आ रहा। गलत कह रहा हूं, जहां जहां गलत कहा वो भी दुरुस्त कर दीजिएगा। संदीप जी, सबसे पहले आपको, आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नए साल की बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2023-22 की जो घटनाएं हुई उसका असर 23 पे दिखेगा, और जो पहले दिन मतलब 31 तारीख को जो यूक्रेन और रशिया में जो इम्पैक्ट आया है वॉर के अंदर, उसका असर भी आपको 23 को देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें नजर रखनी पड़ेगी। सवाल आपने ये उठाया कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन में भी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन का असर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफी कुछ एनर्जी लगती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, लेबर हो या आपकी बाकी मशीनें हो। जब आपके क्रूड के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी के हर सेक्टर के ऊपर उसका असर आएगा जो आप एनर्जी बेस्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा जो इम्प्लीकेशन आया है, जिसको थोड़ा ज्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंपोर्ट भी होता है, जैसे इंटरनल फिटिंग्स हैं, बहुत सारे कब्जे हैं जो चाइना से आते हैं, काफी कंपोनेंट्स आते हैं छोटे बड़े। कॉपर आप वायर लगाएंगे ना, वायरिंग कराएंगे ना, कॉपर के दामों में आग लगी हुई है। तो उसका दूसरा असर ये है कि जिस तरह से रुपी डिवैल्यूएशन हुआ है बिकॉज ऑफ हमारा जो इंपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बिल जो बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्रूड प्राइसेस, अगर हम उसको देखें ओवरऑल, उसका असर भी जब भी हम कोई चीज आयात करेंगे उसको ज्यादा दाम पे हमें लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन। और इसमें यह तो कहकर काम नहीं चलेगा विजय भाई कि अरे रुपया थोड़ा कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कमजोर होता है रुपया, कहीं ना कहीं आखिर में हमारे जेब पर हाथ डाल रहा है ना। बिल्कुल डालेगा। देखिए संदीप जी, हम जिस इकोनॉमी में हैं, अगर उस पर कोई भी असर होगा तो कोई अछूता नहीं रहेगा। वी आर पार्ट ऑफ ए सिस्टम, हम कोई आइसोलेटेड वे में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझनी होगी कि अब रास्ता क्या है इनसे अपने आप को बचाने का। देखिए, निश्चित रूप से जैसा पहले भी कहा गया कि हम जितना ब्लेंडिंग इथेनॉल का बढ़ाएंगे, इंपोर्टेड एनर्जी को कम करेंगे, उतना हमारे पे अंतरराष्ट्रीय प्रेशर कम होगा, उतना हमारा डिवैल्यूएशन कम होगा। तीसरा, जो चीजें हम आयात कर रहे हैं, चाहे हम उसको पॉलिटिकल माने या अदरवाइज माने, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसमें हमें अपनी पॉलिसीज को और सिंप्लीफाई करना होगा। कहां कर रहे हैं विजय भाई? आप तो मुझसे बेहतर ये जानते हैं, आप चीन भी जाते रहते हैं। 2 साल पहले बड़ा ट्रेंड हुआ, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना लोडेड चीन के फेवर में, $73 बिलियन वो ज्यादा माल हमें बेच रहा है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम अपना X-M कर लें, उनके फेवर में $73 बिलियन, हमारी निर्भरता और बढ़ती जा रही है चीन पर। संदीप जी, सवाल बिल्कुल सही है आपका, इसीलिए आपके माध्यम से मैं पॉलिसी मेकर्स को यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां पे हम चीन से ज्यादा आयात कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स का, उस सेक्टर में फोकस वे में एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने यहां डोमेस्टिक उत्पादन बढ़ाएं, ताकि चीन पे निर्भरता कम हो। उससे भी रुपी डिवैल्यूएशन कम होगा, महंगाई पे कंट्रोल आएगा। तो एक फोकस्ड वे में हमको काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार को, जिस तरह से आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, बाकी लोग भी उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दबाव बनाना जरूरी है कि एक टारगेटेड वे में हमें महंगाई को काबू करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी आगे लेना पड़ेगा। आपने एमएसएमई का भी जिक्र किया विजय भाई, रियल एस्टेट का हमने किया, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं। मैं थोड़ा रोजगार का भी पहलू अब इससे जोड़ दूं। अगर एमएसएमई इसी तरह से कोलैप्स करता दिखा, मैं ये शब्द जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, नरेंद्र भाई कर सकते हैं इस पर एतराज की कोलैप्स बहुत भारी भरकम शब्द हो गया, पर एमएसएमई पर जो विकट संकट है, रियल एस्टेट में जो दिक्कतें हैं, रोजगार सृजन क्या अपने आप में सीमित नहीं हो जाता इनके चलते?
बिल्कुल होगा। देखिए, दो चीजें हमें समझनी होगी। बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन पे भरोसा करती हैं। बड़ी कंपनियां कोशिश ये करती हैं ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन हो, मैकेनाइजेशन हो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उम्मीद कम होती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, सिविल वर्क एक्टिविटी है और एमएसएमई है, इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा मिलेगा। जो इन्वेस्ट हम करेंगे, अगर हम साल के मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर पे लगाते हैं तो प्रोपोर्शनेटली इनकम जनरेशन भी ज्यादा होगी, पॉवर्टी एलिविएशन भी ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा होगा। तो बिल्कुल रोजगार, दरअसल ज्यादा होगा, महंगाई भी, अगर आपकी आमदनी है, आप कमाई कर रहे हैं, तो आप महंगाई की मार भी झेल जाते हैं। बड़ी समस्या क्या रोजगार है जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, राजीव रंजन। और अब आपकी भी सरकार 72,000 जी पुलिस कर्मियों को भर्ती करेंगे, अलग अलग आंकड़े आपकी तरफ से आ रहे हैं, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार भी, प्रधानमंत्री ने टाइमलाइन रख दी है, 18 महीने के अंदर 10 लाख केंद्र में नौकरियां दी जाएंगी। पर सिर्फ सरकारी कदम से ही क्या रोजगार की ये विकट समस्या और युवाओं की दरकार पूरी हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए, निसंदेह मैं आपकी चिंता से सहमत हूं कि सरकार की ओर से जो भी कोशिशें हैं, केवल उनसे रोजगार का संकट खत्म नहीं होगा। लेकिन इस दिशा में बिहार की जो पहल है और उसका अनुकरण अगर केंद्र और अन्य राज्य अगर करेंगे तो इससे काफी हद तक नौजवानों के अंदर भविष्य को लेकर जो उनके मन में आशंकाएं हैं वो कम होंगी। लेकिन एमएसएमई सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर जरूर काम करने की जरूरत है और वहां असीमित संभावनाएं हैं। इसलिए कि इस देश में मैं कह सकता हूं कि अगर 140 करोड़ लोगों का बाजार है, ये घरेलू बाजार है, इस बाजार पर दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों की नजर है और आपके परंपरागत शत्रु राष्ट्र भी भारत के बाजार का भरपूर दोहन कर रहे हैं। हम अपने यहाँ अगर संभावनाएं पैदा करते हैं तो इससे रोजगार भी सृजित होंगे और हमारी पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपने कई अवसरों पर परचेज पावर पैरिटी को लेकर के कई बार अपनी बातें आपने कही और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं अक्सर सुनता हूं, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, इसके बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जिस देश में आज 1,50,000 रुपए अगर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है और दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आमदनी जो है वो लगभग 51 लाख भारतीय मुद्रा में, अमेरिकी मुद्रा में $62,200 और अगर 83 रुपए के हिसाब से हम देखते हैं तो लगभग वो 51 लाख 60,000 रुपए के आसपास वो राशि आती है। तो ये इतना बड़ा फासला है और अगर आप चाहे, चूंकि मैं जानता हूं कि वहां कई चीजों के दाम जो हैं वो आपसे इतने ज्यादा, कम से कम ये 40 गुने तो नहीं है ज्यादा। तो महंगाई का जो संकट है, ये संकट हिंदुस्तान में आमदनी कम हो, रोजगार घट रहे हो, अगर रोजगार मिल रहे हो तो घटी हुई आमदनी पर मिल रहे हो, उसके बाद महंगाई का अगर महंगाई की मार है तो फिर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी असफलता रोजगार और महंगाई, इन दो सवालों पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के वायदों को अगर उस कसौटी पर आप कसेंगे तो ये विफल दिखेंगे और इनको लेकर कहीं ना कहीं गुजरात के बाहर देश में जो एक अविश्वास का संकट है वो इन चुनाव के जरिए वो दिखा है और जनादेश का ये विश्लेषण करेंगे। सड़क पर लेकर आइए महंगाई को, वो तो अभी 2023 राजनीतिक तौर पर भी हमें बता देगा। लेकिन ए.के. वाजपेयी, अब ये जो आमदनी और खर्च को जो जोड़ा है राजीव रंजन ने, वो 2010 में फिल्म आई थी पीपली लाइव, उसका गाना था महंगाई डायन खायत जात है, और हम टीवी वालों ने बड़ा इसको लूप बना बनाकर महंगाई पर चर्चा की थी 2010, 2011, 2012 में। पर इसमें पहली लाइन क्या थी? सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है, कि सैया कमा तो खूब रहा है, पर यहां दरअसल सिचुएशन क्या ये हो गई है कि कमाई भी नहीं हो रही, यानी कि रोजगार की भी दरकार है, ऊपर से महंगाई की भी मार है। ये डबल वैमी हो गई है क्या? संदीप जी, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सबको नए साल की मुबारकबाद।
अब आइए, जो मुद्दे आपने उठाए, महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, ये महंगाई बेरोजगारी अगर आप सच्चाई में कहें तो ये मुद्दा कब नहीं रहा। और मैं अक्सर इसको सेंटेंस को यूज करता हूँ। तो इसका कैसे निदान क्या है? इसका निदान नहीं है किसी के पास। ये तो मैनेजमेंट प्लीज लेट मी से, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा आज। साल का पहला दिन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। आंकड़ों की परिभाषाएं अभी सब लोगों ने बता दी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुरानी सरकारों से या तो कंपेयर करके बचोगे या आर्ग्यूमेंट देके डिफेंड करोगे कि वर्ल्ड में महंगाई है, इस कंट्री में इतनी है, इस कंट्री में इतनी, इस कंट्री में इतनी, या जेन्युइन प्रयासों जो आपने किए, सरकार ने प्रयास, उनको बताओगे। और जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसी की वजह से सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट देके बताया है कि 7% क्रॉस नहीं करी है, मेंटेन करके रखी है बड़ी मुश्किल से 7% पे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बेरोजगारी, जो शहरी बेरोजगारी है वो भी घट रही है, उसके भी, उस पर भी घटान की तरफ आ रहा है। और इस सरकार को ये सारी चीजें 2014 में जब ये रोड मैप बना रहे थे तो उसके संज्ञान में ये सारी चीजें आ गई थी। इसीलिए देखो अल्टरनेटिव रूट तैयार करने की कोशिश की गई, चाहे वो मुद्रा लोन शिफ्ट कर दिए। नहीं आंकड़ा बताते नहीं है बेरोजगारी का, या रोजगार कितने कहां सृजित हुए, मुद्रा लोन की फिगर बता दी जाती है कि देखिए स्वरोजगार ही हो रहा होगा, मुद्रा लोन दे दिए इतने। ये जनता को सब पता है कि महंगाई कितनी जा रही है, रोजगार कितने मिल रहे हैं, वो सब अभी अरुण कुमार जी ने और ज्यादा स्पेशल आंकड़े दिए हैं बाकायदा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहब जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों को हम यकीन करें या हम जो आंकड़े टीवी पे बैठ के देंगे उनको यकीन करें? महंगाई की मार झेल रहे हैं कि नहीं वाजपेयी साहब? मैं कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये समस्या, तो उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई लील रही है, तो कोई रास्ता तो निकालना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है ना। की वजह से ही, प्रयासों की वजह से ही ये 5.8 पे आ गई, नंबर 1। नंबर 2, एक वेलफेयर स्टेट का जो मामला है ना हमारा, वो बड़ा गंभीर है, जो रेवड़ी और उसकी आप करते हैं डिबेट। वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो हमको खर्चा करना पड़ता है और दूसरी तरफ जो एनपीए को हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, ये बैलेंसिंग एक्ट ही तो है। और क्या है कि इनकम हो रही है आपकी इतनी, मोदी जी का आज का ही कहीं भाषण दे रहे थे, वो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने इसी पे एम्फसाइज किया है कि भाई कितनी इनकम हो रही है, कितनी चद्दर हमको पसारनी है, कितनी रेवड़ी बांट सकते हैं, कितनी मतलब आप कह रहे हैं, अभय दुबे, AK वाजपेयी कह रहे हैं सीमित संसाधन है और हम एक संक्रमण, एक आफत आपातकाल से भी गुजरे, सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया, सब्सिडी बिल भी सरकार का बढ़ा 2020, 21, 22 में, वो आप जानते हैं, आंकड़े आपके पास भी हैं। तो अगर सरकार जन कल्याणकारी नीतियों के लिए अपना खजाना खोलेगी तो महंगाई और ये मार तो कहीं ना कहीं आपको झेलनी पड़ेगी। वो तो साफ कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कब नहीं समस्या रही, इसको बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया जा रहा है? देखिए, धन्ना सेठ कल्याण को अगर छोड़ दे सरकार तो आम जनता का कल्याण कर सकती है। 8 सालों में तो हमको यही दिखाई दिया। नहीं तो इस महामारी की विभीषिका में ऐसा नहीं होता कि 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा लेते और 84% लोगों की आमदनी घट जाती। यही एक ड्रॉबैक इस सरकार में है, इसलिए हमारी इकोनॉमी भी रिवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि परचेस पावर कम होती जा रही लगातार लोगों की। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अगर पूंजी चली जाएगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चरमराएगी। आखिरी बात, ये बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने इतने करोड़ घर बना दिए। अरे देखिए तो सही, 70,000 रुपए आप दे रहे हो घर बनाने के और 20,000 रुपए मनरेगा का कंपोनेंट केंद्र सरकार की तरफ से। 4 से 5 गुना लागत, 800 रुपए स्क्वायर फीट खर्च आ रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर एक घर बनाता आदमी, साधारण आदमी, अति साधारण, उसमें कितना 80 फीट का घर दोगे क्या 70-80 हजार रुपए में? एक बार मूल्यांकन तो करो। और ठीक है नरेंद्र तनेजा, क्या इन समस्याओं पर एक व्यापक चर्चा भी और एक राजनीतिक आम सहमति, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच कदम ताल के बिना महंगाई का चाहे मोर्चा हो या रोजगार के अवसर सृजित करना हो, वो असंभव है अगर कदम ताल नहीं होगी तो। छोटा सा कमेंट प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। मैं अभय जी ने जैसे कहा, इनको परेशानी ये है कि करके उसको गिना रहे हैं। ये तो देखिए हम बना रहे हैं, हम हर एक के पास LPG लेके गए, 67% लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, हमने खोला।
घर घर गांव गांव बिजली लेकर के गए। हो सकता है इसके बाद इनकी ये हो कि भाई हम तो कुछ नहीं कर पाए, पर आपने 8 साल में कम किया है, तो हम इस बात को तो मान लेंगे। अगर ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, किसी का बैंक अकाउंट 67% लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, अपार्थाइड था, हमने उसको खत्म कर दिया। महंगाई बेरोजगारी से लड़ने के लिए राजनीतिक एक कदम ताल हो पाएगी 2023 में? मैं आपको बताऊं, देखिए हर राज्य को, चाहे वो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी चले, तो पहले अपने घर को ठीक करो। अभय जी आए, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि जहां जहां इनकी सरकार है उन्होंने क्या किया। ममता जी भी बताएं, स्टालिन जी भी बताएं, और केंद्र को भी चुनौती दे। बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे। मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। ये समस्याएं हैं, इनका सामना भी हमने किया है, दिक्कत भी इन्होंने दी है। और अगर हमें विश्व गुरु बनने की राह पर चलना है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को लायबिलिटी में तो कतई कन्वर्ट नहीं होने देना है। रोजगार मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी, थोड़ी महंगाई तब तो झेल भी सकते हैं। तो रोजगार यानी कि बेरोजगारी और महंगाई, इस मोर्चे पर क्या कदम ताल दिखती है, ये देखने वाली बात होगी।